हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर है थर्मोडायनेमिक्स का और इस लेक्चर में हम लोग ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे और एंड में हम लोग उस पे बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक विच इज हीट इंजन। ठीक है, तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस है विच कन्वर्ट्स, है ना, अ डिवाइस which converts heat into mechanical work, है ना, ठीक है, heat into मैकेनिकल वर्क, यानी हीट को अगर किस में कन्वर्ट करना है, वर्क में, तो हम लोग यूज करते हैं हीट इंजन। ओके, तो हमारे आजू बाजू इंजन बहुत सारे हैं, है ना, जैसे गाड़ी का इंजन होता है, 2 व्हीलर्स का है, 4 व्हीलर्स का है। ये कर क्या रहे हैं? ये पेट्रोल को यूज कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं, और वो हीट जनरेट करके पेट्रोल बोलो, डीजल बोलो, स्टीम बोलो, है ना, ये सारी चीजों से हीट निकालते हैं और वो हीट से वर्क करते हैं। वर्क किस चीज का होता है? चक्के घुमाने का, व्हील्स घुमाने का, है ना। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस इज अ हीट इंजन। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन, है ना, इसके 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, पहला हीट का जो टाइप है दैट इज पहला हीट इंजन का जो टाइप है दैट इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन यानी क्या? जिसमें जो कंबशन है, हीट जनरेशन की जो प्रोसेस है, वो इंजन के बाहर हो रही है ना। तो ऐसा कहां होता है? स्टीम इंजन, इसका जो एग्जांपल है स्टीम इंजन। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो इंजन होते हैं वो होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक है, अब ये वो इंजन रहेंगे जिसमें जो क्या कहते हैं हम लोग उसे, जो कंबशन है वो इंजन के अंदर होगा। ओके, तो इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा पेट्रोल इंजन, पेट्रोल एंड डीजल इंजन जो होते हैं ना हमारे, पेट्रोल डीजल इंजन, है ना, ये सब किसके एग्जांपल हैं? इंटरनल कंबशन इंजन, है ना। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी गाड़ी अगर चालू करना है तो तुमको बाहर से अंगार लगानी पड़ती है, उसको मतलब आग लगानी पड़ती है क्या? नहीं, वो अंदर के अंदर जो होता है वो हीट डेवलप हो जाती है। ठीक है, क्लियर विद दिस? तो ये सिंपल बेसिक्स थे। ठीक है, अब इसके अंदर हमको क्या याद रखना है, और देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो हीट इंजन है। ओके, ये करता क्या है? ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो, जहां से हीट प्रोड्यूस एब्जॉर्ब होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हॉट रिजर्वॉयर, है ना, हॉट रिजर्वॉयर जिसका टेम्परेचर होता है TH। व्हाट इज हॉट रिजर्वॉयर? हॉट रिजर्वॉयर वो जगह है जहां से हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है सोर्स। ठीक है, तो पता है तुमको, हीट एब्जॉर्ब होंगी, है ना, लेट अस से QH हीट एब्जॉर्ब होंगी। कहां से एब्जॉर्ब होगी? हॉट रिजर्वॉयर से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोर्स, है ना। कौन एब्जॉर्ब करेगा? इंजन एब्जॉर्ब करेगा। तो यहां मैंने बना लिया इंजन। ठीक है, अब इंजन ने क्या किया है अब तक? हॉट रिजर्वॉयर से जो कि टेम्परेचर TH पे था, वहां से QH हीट एब्जॉर्ब करी। ठीक है, रिजर्वायर, रिजर्वायर का मतलब क्या होता है? साठा, है ना, मराठी में उसको साठा बोलते हैं। साठा यानी क्या? वहां पे बहुत सारी हीट है जिससे हम लोग हीट निकालेंगे, उस हीट के साठे में से अपन हीट निकालेंगे। ठीक है, कितनी हीट निकाल सकते हैं हम लोग? इनफाइनाइट हीट निकाल सकते हैं, इसीलिए उसको क्या बोला हम लोगों ने? हॉट रिजर्वायर। ठीक है, अब इंजन क्या करेगा? वर्क करेगा। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी? QH, उसमें से उसने W वर्क किया। ठीक है, अब जो हीट बच गई, है ना, QC हीट जो बच गई, है ना, वो दे देगा। किसको दे देगा?
कोल्ड रिजर्वायर को, जिसका टेम्परेचर TC रहेगा। ठीक है, अब तुमको पता है अपने घर में जो किचन होता है, किचन के अंदर एक सिंक होता है ना। सिंक वो जगह है, किचन का जो सिंक होता है वो वैसी जगह है जहां पे किचन का सारा वेस्ट जाता है ना। सिंक मतलब बेसिन, बेसिन बेसिन या सिंक एक ही वर्ड है। तो बेसिन या सिंक जो होता है किचन का, उसके अंदर स्पेसिफिकली किचन के जो बेसिन होता है उसको सिंक बोलते हैं। तो जो भी बचा कुचा सामान है या बचा कुचा वाटर है, ओके, तो वो कहां डालते हैं अपन? सिंक में। तो इसलिए ये जो बची हुई हीट है कोल्ड रिजर्वायर को जा रही, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंक। ठीक है, क्लियर? समझ में आया सभी को? ओके, चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों में रिलेशन। बहुत ही कॉमन सेंस है, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। तो हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई? QH, उसमें से वर्क कितना हुआ? W, और जो बच गया किधर चला गया? सिंक में। तो सिंपल सा इक्वेशन बनता है QH इज इक्वल टू W प्लस QC। तो W इज इक्वल टू QH माइनस QC। ठीक है, अब नहीं इसमें एक बात ध्यान में रखना, ओके। इस क्वेश्चन में जनरली बच्चे क्या करते हैं? गलत करते हैं, वो मैं तुमको चीज बताऊंगा। वो ये कि इनको ये जो QH है इट इज हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और QC जो है ये हीट रिलीज है। ठीक है, एक बात ध्यान में रखो, चाहे हीट एब्जॉर्ब रहे चाहे हीट रिलीज रहे, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज लो। क्या लो? न्यूमेरिकल वैल्यूज लो सिर्फ, है ना। डू नॉट इंक्लूड साइन, साइन मत यूज करो, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन मत लो, क्योंकि क्या है ना, हमको थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है। हमको पता है जितनी हीट एब्जॉर्ब होती है उसको पॉजिटिव लो, जो रिलीज होती है उसको नेगेटिव लो। यहां वैसा मत करो, हीट एब्जॉर्ब रहे या हीट रिलीज है उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखो, प्लस माइनस का झंझट करो मत यहां पे। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, हीट इंजन में प्लस माइनस का चिंता मत करो, डायरेक्ट वैल्यू रखो। ठीक है, इसके एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे तब मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी। अब हर हीट इंजन की एक एफिशिएंसी होती है। ये एकदम हॉटशॉट टॉपिक था PYQs का 2023 के, काफी क्वेश्चंस एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पे आए। अब एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी कैसे डिफाइन होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट से। हमको तो पता है एफिशिएंसी के लिए लेटर ये ईटा है, इसको ईटा बोलते हैं, एन नहीं ईटा, एन को थोड़ा लंबा कर दो, है ना। इट इज ऑलवेज आउटपुट अपॉन इनपुट, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कॉमन सेंस लगाते हुए कि इंजन का आउटपुट तो वर्क ही होता है ना। इंजन का आउटपुट क्या है? इंजन कितना वर्क कर रहा है ये उसका आउटपुट हुआ। ओके, तो एफिशिएंसी में ऊपर क्या आएगा? W अपॉन इनपुट क्या है? जो हीट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, तो ये आएगा QH इनटू 100। समझ में है? क्लियर? तो ये पहला फॉर्मूला हुआ एफिशिएंसी का। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं एफिशिएंसी के। ठीक है, हम लोग W के जगह क्या लिख सकते हैं? QH माइनस QC। तो यहां पे लिखा जा सकता है QH माइनस QC अपॉन QH इंटू 100। ये भी देखने मिल सकता है। QH से सेपरेट कर लो, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन गया 1 माइनस QC बाई QH इंटू 100। ठीक है, हाँ, इसमें भी याद रखो जब ऐसा फॉर्मूला यूज करोगे तो उनके सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेना है, मतलब प्लस माइनस का साइन जो है नहीं लगाना है। ठीक है, डोंट वरी, अगेन लेक्चर लास्ट तक देखो, इसके एमसीक्यूज मैंने कैसे सॉल्व किए वो देखो, तुमको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक ऑफ हीट इंजन। आई होप सभी को समझा होगा। तो हीट इंजन में होता क्या है? हीट एब्जॉर्ब होती है, कुछ वर्क होता है, और बची हुई हीट बची हुई हीट रिलीज, जो बची हुई हीट है वो रिलीज हो जाती है सिंक को। क्लियर विद दिस? ओके, अब चलते हैं रेफ्रिजरेटर के कंसेप्ट पे, है ना। रेफ्रिजरेटर सभी के घर में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिज, है ना। तो फ्रिज वो जगह होती है जहां चीजों को ठंडा किया जाता है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर भी वो डिवाइस है जो चीजों को क्या करेगा? ठंडा करेगा। ठीक है,
तो याद रखो सबसे पहली चीज, रेफ्रिजरेटर इज नथिंग बट रिवर्स ऑफ हीट इंजन। ठीक है, रिवर्स ऑफ हीट इंजन है। तो बेटा हीट इंजन करता क्या था, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता था। तो इसका उल्टा क्या होगा, ये मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा। किसको किस में कन्वर्ट करेगा, मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करेगा। क्लियर विद दिस? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या है बेसिकली, है ना। तो रेफ्रिजरेटर में उल्टा है ना। तो मतलब यहां पे देखो क्या था, इसका उल्टा। तो उल्टा क्या रहेगा इसका, ऊपर क्या, सॉरी नीचे जो शुरुआत है रेफ्रिजरेटर की वो यहां से होगी, कोल्ड रिजर्वायर से। ओके, उल्टा यानी क्या, कोल्ड रिजर्वायर से शुरुआत होगी। चलो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहां पे कोल्ड रिजर्वायर बना लेते हैं। ठीक है, पहले बना लेते हैं कोल्ड रिजर्वायर। एट टेम्परेचर TC, और फिर बना लेते हैं हॉट रिजर्वायर। एट टेम्परेचर TH, और बीच में बना लेते हैं हम लोग रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ठीक है। अब रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर पहले कोल्ड रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं कि उसी, है ना। हीट इंजन क्या करता था, कोल्ड रिजर्वायर को हीट देता था, रेफ्रिजरेटर कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेता है। और अब यहां पे देखो क्या होता था, इंजन खुद वर्क करता था, तो रेफ्रिजरेटर के ऊपर वर्क होगा, वर्क इज डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, और फिर जो बची हुई हीट है वो हम लोग यहां पे हॉट रिजर्वायर को दे देंगे। बची हुई हीट हॉट रिजर्वायर को दे दी जाएगी। वेरी सिंपल वर्किंग है इसका। हाँ, ओके। तो इसके लिए हम लोग अगर इक्वेशन बनाएं, है ना, तो देखो QC प्लस W इज इक्वल टू QH होना चाहिए। तो यहां इक्वेशन क्या आएगा, QC प्लस W इज इक्वल टू QH। तो बेटा W इज इक्वल टू, अगेन QH माइनस QC ही आया जो पिछले बार भी आया था। देखो यहां पे W QH माइनस QC इंजन में भी आया, W इज इक्वल टू QH माइनस QC रेफ्रिजरेटर में भी आया। अगेन यहां पे याद रखो, हमको वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज विदाउट साइन, है ना। हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है विदाउट साइन, मतलब साइंस यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर विद दिस? ओके, अब हम लोग रेफ्रिजरेटर के लिए ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसको कैपिटल के या फिर बीटा से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, रेफ्रिजरेटर के लिए क्या डिफाइन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुमको सिखाऊंगा कि ये जो वर्क हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है यहां पे, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये वर्क में इलेक्ट्रिसिटी इज कंज्यूम्ड। ठीक है, क्लियर? तो हमारे हिसाब से कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होना चाहिए, जो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ज्यादा कूलिंग करे, है ना। कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होता है, मुझे एक बात बताओ, जो रेफ्रिजरेटर कम वर्क यूज करे, कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करे। इलेक्ट्रिसिटी यूज यानी क्या, W। क्या है वो W, मैं अगले स्लाइड में पढ़ाऊंगा, है ना, बस अगला स्लाइड उसी पे बेस्ड है। तो जो कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करके ज्यादा ठंडा करता है चीजों को, वो वाला फ्रिज अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है, कम इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा कोएफिशिएंट यानी अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहेगा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम होंगी,
मतलब W का होना चाहिए डिनोमिनेटर में, जितना W कम उतना परफॉर्मेंस ज्यादा। ठीक है, ठीक है, सबको समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी पर से। दूसरा फैक्टर, ज्यादा कूलिंग होनी चाहिए, मतलब वो फ्रिज अच्छा, वो रेफ्रिजरेटर अच्छा जो ज्यादा कूलिंग करेगा, यानी उसका परफॉर्मेंस अच्छा जिसका कूलिंग ज्यादा है, एंड कूलिंग इज रिलेटेड विथ QC, तो यहां पे आ जाएगा QC। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज डिफाइंड एज QC बाय W, है ना। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज QC अपॉन QH माइनस QC। W का फॉर्मूला है ना ऊपर लिखा हुआ, QC अपॉन QH माइनस QC। ठीक है, हाँ याद रखो रेफ्रिजरेटर में 4 प्रोसेसेस होती हैं, हमको ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, प्रोसेसेस इन रेफ्रिजरेटर, ये हमको टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है ना। उसमें 2 आइसोबैरिक प्रोसेस होती है और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होती है, 2 आइसोबैरिक 2 एडियाबैटिक, याद रखना। ठीक है, अब कैसे होती है अगला स्लाइड। ठीक है, ये एक टिपिकल रेफ्रिजरेटर का डायग्राम है। ठीक है, मैं इसको समझाऊंगा, ये अपने टेक्स्ट बुक का डायग्राम है इसलिए समझा रहा हूं, है ना, तो तुमको बोर्ड्स के लिए भी मदद हो जाएगा। देखो ये पार्ट को कंडेंसर कहते हैं, ये पार्ट को इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। ठीक है, अभी ये जो लिखा हुआ है इसको मैं एक एक करके समझाऊंगा, तो तब तुम समझ के चलो, है ना। रेफ्रिजरेटर के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट कंडेंसर है, एक पार्ट रेफ्रिजरेटर इवेपोरेटर कॉइल है। कंडेंसर कॉइल, इवेपोरेटर कॉइल। इवेपोरेटर कॉइल फ्रिज के अंदर होती है, नीचे में, ओके, नीचे में इवेपोरेटर कॉइल होती है, वो फ्रिज के अंदर होती है, और जो कंडेंसर है वो फ्रिज के बाहर होती है, रेफ्रिजरेटर के बाहर होती है। ठीक है, अब ये जो लाल कलर से बताया हुआ है ये है कूलेंट। शुरुआत यहां से हो रही है, ये देखो यहां से स्टार्ट होता है, जो स्टार्ट है ना वो यहां से है और एंड यहां पे है। ठीक है, स्टार्ट में देखो क्या हुआ। ठीक है, यहां पे ये जो कूलेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेफ्रिजरेंट, वो गया एक्सपांशन वॉल्व में। कहां पे गया? एक्सपांशन वॉल्व में। एक्सपांशन वॉल्व में उसका हुआ, है ना, एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या हुआ? एडियाबैटिक एक्सपांशन। मैंने तुमको सिखाया था पिछले जो लेक्चर है उसमें कि एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग होता है। क्या होता है? कूलिंग, है ना। तो यहां पे रेफ्रिजरेंट जो कब किससे पास होगा? एक्सपांशन वॉल्व से, जिसका जहां पे क्या होने वाला है उसका एडियाबैटिक एक्सपांशन, उसका हो जाएगा कूलिंग। ओके, और वो फ्लूइड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा यहां पे, है ना। ये एक्सपांशन वॉल्व में क्या, वो फ्लूइड टू गैस कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो गैस है ये कॉइल से पास होंगे। ये कॉइल को इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अब ये जो गैस है ये फ्रिज के अंदर घूमेंगी। ये ठंडी हुई वाली गैस जो एक्सपांशन वॉल्व से बाहर आई है, ये ठंडी गैस फ्रिज के अंदर घूमेंगी और हीट एब्जॉर्ब करेंगी वो चीजों से जिसको हमको ठंडा करना है। समझे क्या? ये जो ठंडी हुई वाली गैस है ये फ्रिज में घूमेगी और हीट एब्जॉर्ब करेगी किनसे? उन चीजों से जिनको हमको ठंडा करना है, जैसे एप्पल हो गया, है ना, मिल्क हो गया, दही कर्ड हो गया, है ना, या फिर सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स हो गई। ये चीजें जिनको हमको ठंडा करना था ये अपन ने कहाँ रखी थी? फ्रिज में रखी थी। तो इनसे इसने हीट एब्जॉर्ब किया, है ना, और वो इवेपोरेट हो गया। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेटर कॉइल, है ना। हीट एब्जॉर्ब करके कोई भी चीज इवेपोरेट होती है ना। ओके, तो ये गैस में थोड़ा बहुत फ्लूइड मिक्सचर है, लिक्विड है, थोड़ा बहुत क्या है? लिक्विड। तो ये लिक्विड गैस का मिक्सचर है, तो उसमें से लिक्विड वाला पार्ट इवेपोरेट हो गया, इसलिए इसको इवेपोरेटर कॉइल कहते हैं। ठीक है, अब इस गैस का प्रेशर हो गया कम। जब हमने रेफ्रिजरेंट लिया था उसका प्रेशर ज्यादा था, यहां पे प्रेशर कम हो गया, है ना। एडियाबैटिक एक्सपांशन में उसका प्रेशर कम हुआ, यहां पे प्रेशर कम हो गया। देखो वापस मैं लिख के दे देता हूं, यहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, यहां पे प्रेशर कम होता है। ठीक है,
तो ये लो प्रेशर वाली गैस है। यहां पे प्रेशर चेंज नहीं हुआ, ये वाले प्रोसेस में प्रेशर चेंज नहीं हुआ, प्रेशर चेंज ये वाले प्रोसेस में हुआ, तो इसीलिए ये हो गया आइसोबैरिक एक्सपांशन। तो अगर तुमको किसी ने पूछा फ्रिज के अंदर क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी आइसोबैरिक एक्सपांशन। ठीक है, अब लो प्रेशर वाली गैस है, उसको अपने को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना है, तो हमको उसको कंप्रेसर से पास कराना पड़ेगा। किससे? कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर से जब पास कराएंगे तो उसका यहां पे क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन होगा। क्या होगा? एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो वो लो प्रेशर से किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? हाई प्रेशर में। बट प्रॉब्लम क्या है यहां पे कि भाई हमने लो से हाई में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन यहां पे गैस का क्या हो गया? हीटिंग हो गया। क्योंकि एडियाबैटिक कंप्रेशन में हीटिंग होता है, जैसे एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग होता है, वैसे एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होता है? हीटिंग होता है। अब गैस हो गई बहुत गर्म, ये गैस को अब अपन एक्सपांशन वॉल से पास नहीं करा सकते, क्योंकि हमको तो ये गैस को यहां से वापस यहां लेके आना है। प्रेशर तो बढ़ गया, लेकिन फ्री में गैस की हीटिंग भी हो गई। तो अब अपन क्या करेंगे? उसको कॉइल से, कंडेंसर के कॉइल से पास करेंगे, और यहां से हाई प्रेशर से वो प्रेशर हाई ही रहेगा, लेकिन यहां से हीट रिलीज होगा, है ना। फ्रिज के पीछे ऐसे ट्यूब्स रहते हैं, फ्रिज के पीछे अपना जो रेफ्रिजरेटर है ना, उसके पीछे ट्यूब्स रहते हैं। वो ट्यूब से जो हाई प्रेशर हीटेड गैस है, हीटेड रेफ्रिजरेंट है, वो यहां से पास होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां से हीट निकलेगी। ठीक है, इसीलिए हमको रेफ्रिजरेटर के पीछे हाथ रखने पे गर्म महसूस होता है, क्योंकि ये हीट निकल रही है। ठीक है, मेरे को बताओ यहां पे प्रेशर कैसा था? हाई। यहां पे भी प्रेशर कैसा है? हाई। तो ये भी क्या हुआ? आइसोबैरिक प्रोसेस हुआ, लेकिन ये आइसोबैरिक कंप्रेशन हुआ। समझा सबको? तो बेसिकली देखो यहां पे दो आइसोबैरिक और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हुई। क्लियर? तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर। सभी को समझ में आया ये डायग्राम? इसी का वर्किंग अपने टेक्स्ट बुक में डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, अब बारी आती है एयर कंडीशनर पे। एयर कंडीशनर क्या है? इट इज नथिंग बट सेम एज रेफ्रिजरेटर। इसका वर्किंग सेम है जैसा रेफ्रिजरेटर का है। ठीक है, बस फर्क क्या है एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर में? रेफ्रिजरेटर छोटी सी जगह ठंडा करता है, एयर कंडीशनर बड़ी जगह ठंडा करते हैं, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्पेस कूल्ड इज मोर फॉर रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर पूरा रूम ठंडा करता है, ओके, और फ्रिज थोड़ी सी जगह ठंडा करता है। ठीक है, बस इतना फर्क है। हाँ, हमारे बुक में, हमारा जो टेक्स्ट बुक है उसमें भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला यहां पे QC बाई, रेफ्रिजरेटर के लिए भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन होगा, QC बाई W यूज होगा, है ना। अब QC यानी क्या है? देखो यहां पे QC यानी क्या? हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिंक, है ना। QC क्या था? अभी रेफ्रिजरेटर की डायग्राम देखो, हीट रिमूव्ड फ्रॉम सिंक, एंड W क्या था? वर्क डन बाय कंप्रेसर ऑन रेफ्रिजरेटर। तो यहां पे वर्क डन ऑन कंप्रेसर, वर्क डन बाय कंप्रेसर ऑन एयर कंडीशनर लिख दूं क्या अभी का? है ना, एयर कंडीशनर पे जो वर्क हो रहा है, एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर वर्क कर रहा है ना, उसको W बोला। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन एक नया चीज डिफाइन करेंगे यहां पे, है ना, कैपिटल H, है ना, विच इज नोन एज हीट करंट, है ना। कैपिटल H का फॉर्मूला हीट करंट, है ना। तो हीट करंट इज डिफाइंड एज रेट एट विच heat is removed, and that is QC by T.
रेट एट विच हीट इज रिमूव्ड क्यूसी बाई टी। तो यहां से क्यूसी का फॉर्मूला क्या हो गया एच टी, है ना। सो व्हाट इज एच, रेट एट विच हीट इज रिमूव्ड। अब बारी आती है पी। व्हाट इज पी, पावर ऑफ कंप्रेसर, पावर ऑफ कंप्रेसर। पावर का फॉर्मूला क्या है, रेट एट विच, सॉरी पावर का डेफिनेशन, रेट एट विच वर्क इज डन, जिसका फॉर्मूला क्या आएगा W बाई टी। टी को इधर फेंका P के पास में, तो W का फॉर्मूला क्या हो गया P इंटू टी। दोनों सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, तो फाइनली फॉर्मूला कम्स आउट टू बी K का क्या आएगा, QC के जगह H इंटू टी और W के जगह P इंटू टी। टी टी कैंसल, तो K इज इक्वल टू H बाई पी। तो याद रखो, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा रेट एट विच हीट इज रिमूव्ड, रेट एट विच हीट इज रिमूव्ड H, रेट एट विच वर्क इज डन T, और फॉर्मूला K का H बाई पी। ये फॉर्मूला स्पेसिफिकली किसके लिए डिफाइन होता है, एयर कंडीशनर के लिए, ठीक है। हीट पंप है ना, व्हाट इज हीट पंप, हीट पंप इज नथिंग बट, है ना, रिवर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटर इनसाइड आउट इज नथिंग बट हीट पंप, है ना। तो यहां पे इसका मतलब क्या होएगा, यहां पे होगा कि जो इवेपोरेटर कॉइल है, ये क्वेश्चन थ्योरी में आ सकता है, इवेपोरेटर कॉइल है ना, सॉरी पहले इसको एक काम करते हैं, पहले वर्किंग समझते हैं इसका। ये करता क्या है, ये क्या करते हैं, ये रीजन को अगर हीट करना है, किसी भी जगह को क्या करना है, गर्म करना है, किसी भी बिल्डिंग को अगर गर्म करना है, तो अपन क्या यूज करते हैं, हीट पंप, है ना। अपन क्या यूज कर रहे हैं, हीट पंप, ओके। यानी ये क्या कर रहा है, बाहर से हीट लेके रूम में घुसेड़ रहा है और रूम को गर्म कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या कर गया, हीट पंप। यानी हीट को ये पंप करता है जगह पे, जिस जगह को गर्म करना है ना। रेफ्रिजरेटर क्या करता था, हीट को अंदर से बाहर निकालता था, यानी अंदर से अगर बाहर निकाला तो अंदर की चीज ठंडी हो गई ना, ऐसा, ठीक है। तो इसके अंदर जो इवेपोरेटर कॉइल होती है ना, वो होता है आउटसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। और जो कंडेंसर कॉइल होती है, दैट इज इनसाइड द बिल्डिंग, ठीक है। इवेपोरेटर कॉइल आउटसाइड द बिल्डिंग, कंडेंसर कॉइल इनसाइड द बिल्डिंग, है ना, क्लियर। उल्टा होता था किसमें, रेफ्रिजरेटर में, इवेपोरेटर कॉइल इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, कंडेंसर आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर, ठीक। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो कर पाओगे, ओके। अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के दो स्टेटमेंट है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है ना। पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है ना, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहीं पे मैं तुमको बता देता हूं कि दिस स्टेटमेंट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इज नोन एज इंजन लॉ, और इसको रेफ्रिजरेटर लॉ भी कहते हैं। तो नाम से समझ में आया कि दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट इंजन एंड दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट रेफ्रिजरेटर। ये इंजन के बारे में बात करेगा या रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करेगा। इंजन के बारे में याद कर लेते हैं ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले। इंजन करता क्या था
हीट एब्जॉर्ब करता था, वर्क में कन्वर्ट करता था, और बची हुई हीट किधर दे देता था? सिंक को दे देता था। मतलब जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट होती थी क्या? नहीं, कुछ हीट वेस्ट होती थी। किसके पास में? सिंक के पास में, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या कहेगा ये, है ना, what is it going to say कि all the heat cannot be converted into work, है ना। सम अमाउंट में, मतलब थोड़ा सा मन से लिख के दे रहा हूं सो दैट तुमको इजीली समझे। एग्जैक्ट स्टेटमेंट अपने टेक्स्ट बुक में दिया है, सम अमाउंट of heat is always going to the sink, है ना। कुछ हीट हमेशा सिंक पे जाएगी। तो यहां से हमको एक चीज समझने मिलता है, वो ये कि कौन सा कलर रह गया बेटा यहाँ पे? रेड। कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100%। 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि 100% एफिशिएंसी यानी क्या? सारी की सारी हीट जो एब्जॉर्ब हुई वो किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में। कुछ भी हीट रिलीज नहीं हुई, सिंक को दी ही नहीं है अपन ने, ठीक है। अब क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है रेफ्रिजरेटर के केस में? रेफ्रिजरेटर क्या करता है कि वर्क जो हीट है, जो क्यूसी है, ठंडी हीट, वो किधर पास कर रहे हैं? सिंक में। लेकिन ये करने के लिए वर्क करना पड़ रहा है हमको। तुम याद करो इसका डायग्राम याद करो, है ना। चलो ठीक है, लेके चल जाता हूं मैं यहां पे। देखो QC QH तक गया, मतलब हीट कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर तक गई, लेकिन वर्क करना पड़ा। यानी हीट अपने आप हॉट से कोल्ड तक नहीं जा सकती, कुछ तो भी वर्क करना पड़ेगा, है ना। Heat cannot flow itself from cold reservoir to hot reservoir, है ना। हीट अपने आप कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में फ्लो नहीं हो सकती। Some amount of work has to be done to make the heat flow, है ना। कुछ ना कुछ तो हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर? समझा? कुछ ना कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इसका मतलब यह है कि ऐसा दुनिया में कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंफिनिटी है, ठीक है। तो ये दो थे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अब बारी आती है कार्नोट साइकिल पे, ठीक है। अब जो प्रैक्टिकल हीट इंजन थे, है ना, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े, ये जो हीट इंजन है ये हमने पढ़े, है ना। All the heat engines, practical heat engines, है ना, involved irreversible processes, है ना। सारे हीट इंजन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़े, जो हीट इंजन अपन ने पढ़ा अभी, उसमें इरिवर्सिबल प्रोसेसेस थे, और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में देयर is always loss of energy, है ना। इसके वजह से इनकी जो एफिशिएंसी थी दैट वाज वेरी लो, बहुत कम थी, है ना। बट सादी कार्नोट नाम का एक साइंटिस्ट आया, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये आया और इसने कहा कि भाई तुम लोग क्या करो, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो प्रोसेसेस बोलूंगा वो सारे रिवर्सिबल प्रोसेसेस बोलूंगा, वो रिवर्सिबल प्रोसेसेस को यूज करके तुम एक हीट इंजन बनाओ, ओके।
और उसकी एफिशिएंसी देखो कितनी जोरदार रहेगी। ठीक है, सादी कार्नोट ने बोला कि तुम एक इंजन बनाओ जिसके अंदर 2 आइसोथर्मल प्रोसेस यूज करो और 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस यूज करो, है ना। ये 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस जब यूज करोगे और तुम एक इंजन बनाओगे तो वो इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा रहेगी। ठीक है, क्लियर विद दिस, समझ में आया? ओके, तो अब क्योंकि इंजन है तो कुछ हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए, कुछ हीट रिलीज होनी चाहिए और वर्क होना चाहिए। देखते इसके साइकिल में ऐसा कहां हो रहा है। ठीक है, तो इसकी साइकिल जो है कार्नोट की कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है A to B। ठीक है, अब AB जो प्रोसेस है ये एक आइसोथर्मल एक्सपांशन प्रोसेस है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि जब आइसोथर्मल एक्सपांशन होता है तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो हुई वो कितनी थी, QH, है ना। तो हो गया इंजन में QH हीट एब्जॉर्ब होती थी। ठीक है, तो वो दिख गए। तो कार्नोट साइकिल के या कार्नोट इंजन के कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होती है? सो द आंसर इज आइसोथर्मल एक्सपांशन। आइसोथर्मल एक्सपांशन में QH हीट एब्जॉर्ब होती है। फिर उसने कहा कि अगली प्रोसेस करो तुम B2C ऐसी। तो ये जो BC प्रोसेस है ये होनी चाहिए एडियाबैटिक एक्सपांशन। कौन सी प्रोसेस होनी चाहिए? एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपांशन में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, बस टेम्परेचर कम हो जाएगा। मैंने अभी लिख के दिया था एडियाबैटिक एक्सपांशन में कूलिंग होता है। तो अगर यहां टेम्परेचर है ना, यहां टेम्परेचर TH है तो यहां टेम्परेचर TC हो जाएगा। तो A to B में टेम्परेचर TH रहेगा क्योंकि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, लेकिन B to C में टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, फिर यूज करेंगे यहां से एक नया प्रोसेस विच इज लाइक दिस, C2D। C2D is going to be आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। C2D क्या है? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन में हीट रिलीज होती है QC। हो गया, तो QC भी आ गया। ठीक है, हीट इंजन में QH होता है, QC होता है, W भी होता है ना, थोड़ा सा रुक जाओ W भी मिल जाएगा। ठीक है, तो CD जो प्रोसेस कराई हमने क्या कराई? आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन कराई, क्योंकि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है तो टेम्परेचर आज भी क्या रहेगा? TC। ठीक है, और फिर फाइनली C2D, है ना, ये थोड़ा सा कर्व होना चाहिए, है ना, ये थोड़ा सा कर्व होना चाहिए। तो D2A ये है एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिससे साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हमको साइकिल कंप्लीट करना भी जरूरी है क्योंकि जहां से शुरू किया वहां पे प्रोसेस को लाके रखना वापस कंपलसरी है। ओके, अब क्योंकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस दिखी तो साइक्लिक प्रोसेस में ये जो एरिया रहेगा ना, यहाँ पे ये जो कौन सा कलर यूज करेंगे, कौन सा कलर, ये है ना, ये जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ साइक्लिक प्रोसेस इज ऑलवेज वर्क। तो आ गया W का भी फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हुआ कुल मिलाकर एक कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन में ये 4 प्रोसेसेस होती है। अब क्योंकि ये चारों प्रोसेसेस कैसी प्रोसेसेस हैं? रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, है ना। सो ऑल दिस प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। सो इसकी जो एफिशिएंसी थी दैट वाज वेरी लार्ज, है ना, या वेरी हाई बोलेंगे इसको अपन।
एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा थी, क्योंकि इसमें एनर्जी का लॉस कम था। एनर्जी का लॉस कम क्यों था? क्योंकि उसके अंदर जो चारों प्रोसेसेस थे वो कैसे थे? रिवर्सिबल। ठीक है, हाँ, इसके अंदर हमको याद रखना है एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी इज 1 माइनस TC/TH। ठीक है, व्हाट इज TC? टेम्परेचर ऑफ सिंक या फिर कोल्ड रिजर्वायर, एंड व्हाट इज TH? टेम्परेचर ऑफ सोर्स या फिर हॉट रिजर्वायर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कार्नोट साइकिल। लास्ट आता है स्टर्लिंग साइकिल। ओके, अब स्टर्लिंग साइकिल क्या है ना? स्टर्लिंग साइकिल इज स्पेशल साइकिल। अगेन ये भी एक साइकिल ही है जिससे हम लोग हीट इंजन वगैरह क्या कहते हैं उसको डेवलप कर सकते हैं। हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर दोनों इससे डेवलप कर सकते हैं, बस ये अलग अलग प्रोसेसेस यूज करते हैं। ओके ओके, तो ये भी एक क्लोज्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल है, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक साइकिल है। ठीक है, इसके अंदर है ना, ये जो स्टर्लिंग साइकिल है, इसके अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है, वर्किंग सब्सटेंस यानी जिसको यूज करके अपन हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिससे हीट रिलीज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वर्किंग सब्सटेंस। वो आइदर एयर यूज होता है, या हीलियम यूज होता है, या हाइड्रोजन यूज होता है। ये याद रखो, थ्योरी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, है ना, या फिर नाइट्रोजन यूज हो सकता है। तो ये अपने बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो ये याद रखो। ठीक है, अब इसमें अगर वर्किंग सब्सटेंस को हीट किया है ना, तो इट इज एक्टिंग लाइक अ इंजन, है ना। अगर वर्किंग सब्सटेंस को हम लोग क्या करते हैं? हीट, है ना, तो इट इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ इंजन। और इसमें अगर वर्क इज डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस, तो दिस इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लेकिन इसकी खास बात है, ये जो रेफ्रिजरेटर है, इट कैन प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ कूलिंग जहां यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोजेनिक्स। तो क्रायोजेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स। तो बहुत कम टेम्परेचर अगर बनाना है तो वो रेफ्रिजरेटर यूज करना पड़ेगा। और कौन सा? स्टर्लिंग साइकिल वाला रेफ्रिजरेटर अगर यूज करोगे तो वो क्रायोजेनिक्स में यूज हो सकता है। ठीक, समझ में आया? अब इसके अंदर जो प्रोसेसेस होती है, इसमें दो आइसोबैरिक प्रोसेस यूज होंगी, आइसोबैरिक प्रोसेसेस, और दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस यूज होंगी। ठीक है, दो आइसोबैरिक और दो आइसोथर्मल प्रोसेसेस यूज होंगी। तो देखो इसका ग्राफ कैसा आता है, इसका पीवी डायग्राम कैसा आएगा। ठीक है, देखो पहली प्रोसेस यहां से चालू होंगी ऐसी, A to B, इसमें कुछ हीट एब्जॉर्ब होंगी QH। तो A to B अगेन ये आइसोथर्मल एक्सपांशन रहेगा। ठीक है, A to B इज गोइंग टू बी आइसोथर्मल एक्सपांशन। ठीक है, अब अगला जो प्रोसेस यूज होगा, है ना, कौन सा कलर यूज करेंगे? ये B2C, है ना, अगला प्रोसेस रहेगा B2C। अब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो BC इज आइसोबैरिक, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, वेट ए सेकेंड, यहां पे सिर्फ चेंज है थोड़ा सा, लिटिल कंफ्यूज्ड। यहां पे आइसोकोरिक लिख दो। ठीक है, तो ये होगी
आइसोकोरिक प्रोसेस, है ना। अब आइसोकोरिक में एक्सपांशन और कंप्रेशन नहीं होता है, मैंने तुमको बताया था। तो यहां पे थोड़ी सी हीट निकल जाएगी, है ना, थोड़ी सी हीट निकल जाएगी, ठीक है। फिर यूज वापस से सी से आएंगे हम लोग डी तक, है ना। ये रहेगी आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फाइनली डी टू ए जो रहेगी, यहां पे वापस कुछ हीट आएगी अंदर, और एडी जो रहेगा, सॉरी डी ए, वो रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। ये आइसोकोरिक बी टू सी वाले में प्रेशर डिक्रीजेस और यहां पे प्रेशर इंक्रीजेस, ठीक है। क्लियर, समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को। तो ये कॉन्सेप्ट था स्टर्लिंग साइकिल का, और यहां पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ, विच इज एमसीक्यूज बेस्ड ऑन आज का लेक्चर, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहले एमसीक्यू से। क्या कहा पहले एमसीक्यू में? द सोर्स टेम्परेचर, है ना, मतलब TH कितना है? 127 डिग्री सेल्सियस। हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करो तो 400 केल्विन हो गया। इट टेक्स 500 कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, मतलब QH 500 कैलोरीज, एंड रिजेक्ट्स 400 कैलोरीज टू सिंक, मतलब QC that is 400 calories. What is the temperature of sink? TC, ठीक है। याद रखो QC upon QH is TC upon TH। QC का वैल्यू 400, QH का वैल्यू 500, TC का वैल्यू निकालना है और TH का वैल्यू 400, ठीक है। ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये इधर चला गया, तो TC is 4 into 400 1600 upon 5, 1600 upon 5 is 5 3s are 15, 320 केल्विन। आंसर डिग्री सेल्सियस में, तो 320 minus 273, 7 1 कैरी 28 4, तो 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे हमने यूज किया कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। Carnot engine working between 500 Kelvin and 600 Kelvin has work output of 300 जूल पर साइकिल, यानी ये W है ना। जो ज्यादा टेम्परेचर होता है वो हमेशा TH होता है, जो छोटा टेम्परेचर होता है वो TC होता है। तो TH की वैल्यू कितनी है? 600 केल्विन। TC की वैल्यू कितनी है? 450 केल्विन। वर्क आउटपुट कितना है? 300 जूल, है ना। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड? QH निकालना है बेटा। एफिशिएंसी, अब देखो QH कैसे निकालेंगे? QH ये एफिशिएंसी में आते हैं, तो पहले एफिशिएंसी 1 माइनस TC बाई TH, 1 माइनस 450 अपॉन 600 कैंसल, तो 1 माइनस 15 3 जा 15 4 जा, तो ईटा की वैल्यू कितनी होगी? 1/4। लेकिन बेटा ईटा कितना होता है? वर्क अपॉन QH, है ना। तो 1/4 इज इक्वल टू 300 अपॉन QH। ईटा का फॉर्मूला है ना W/QH, QH इधर 4 इधर, तो QH का वैल्यू कितना हो गया? 1200 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 पढ़ो। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर्स एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज मैक्सिमम? एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है बेटा? 1 माइनस TC बाई TH, विच इज TH माइनस TC
अपॉन टी एच। बेटा टी एच माइनस टी सी इज डिफरेंस इन टेम्परेचर्स, है ना। ए ऑप्शन के लिए तुम देखोगे हर एक के लिए टी एच माइनस टी सी कितना रहे, 40 माइनस 20 कितना है 20, 70 माइनस 50 कितना है 20, 50 माइनस 30 कितना है 20, 90 माइनस 60 कितना है 30, है ना। सॉरी ये ऑप्शन यहाँ पे 70 ये 80 कर दो, 80 कर दो, ये ऑप्शन, ये करेक्शन है यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट है 80 माइनस 60 विच इज गोइंग टू बी 30 20, ये करेक्शन है इसमें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने वाला था वो अलग था, है ना। तुम अगर देखोगे टी एच माइनस टी सी ये क्या है, कांस्टेंट, है ना। तो यहां से मैं बोल दूं कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी एच, यानी जिसका टी एच कम उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, है ना। टी एच यानी ज्यादा का टेम्परेचर, पहले वाले का टी एच कितना है, पहले ऑप्शन के लिए टी एच कितना है 40, दूसरे के लिए टी एच कितना है 50, तीसरे के लिए टी एच कितना है 70 और चौथे के लिए टी एच कितना है 80। तो सबसे कम टी एच किसका है, ए का, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। समझा। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। A Carnot engine has same efficiency between 800 Kelvin and 500 Kelvin and x Kelvin and 400 Kelvin. The value of x is, है ना, 800 Kelvin TH TC TH TC, ठीक है, TH TC। तो पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी है 1 माइनस 500 अपॉन 800, है ना, 1 माइनस टी सी बाई टी एच। दूसरे वाले की 1 माइनस, ये देखो टी एच टी सी टी एच टी सी, है ना। तो 400 बाई एक्स, 1 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल, तो 500 अपॉन 800 इज इक्वल टू 400 अपॉन एक्स। एक्स इधर 5 1 जा 5 160 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 160, तो x की वैल्यू कितनी होगी 640 केल्विन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ Carnot engine the temperature of reservoir is 927 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ द सिंक इज 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब TH कितना है 927 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1200 केल्विन। TC कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, ठीक है। वर्क डन बाय द इंजन व्हेन इट ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम द रिजर्वायर टू द सिंक इज, W का वैल्यू 12.6 10 टू द पावर 6 जूल। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड QH का वैल्यू निकालना है। सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है, पहले एफिशिएंसी निकालो 1 माइनस टी सी बाई टी एच से, 1 माइनस 300 बाई 1200, 1 माइनस 1 बाई 4 इज 3 बाई 4। लेकिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है W बाई क्यू एच, तो इसका मतलब क्या है 1 बाई 4 इज इक्वल टू W बाई क्यू एच, है ना। इसका मतलब 1 बाई 4 इज इक्वल टू 12.6 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन क्यू एच। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू एच का वैल्यू कितना हो गया 24 टू 50.4 इंटू, ठीक है, फ्रॉम रिजर्वायर टू द सिंक, है ना। वर्क डन निकालना है तो हीट एब्जॉर्ब बोला है ना, तो 300 बाई 400, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया हमारा, 3/4 चाहिए था, 3/4 अपॉन 3 से डिवाइड कर दो, एक्सट्रीमली सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया था, मतलब 3 लिखना था यहाँ पे, 3 से डिवाइड किया, है ना, 316.8 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, है ना। अब an ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between
227 डिग्री सेल्सियस एंड 127 डिग्री सेल्सियस, इट एब्जॉर्ब 6 into 10 to the power 4 कैलोरीज ऑफ हीट एट हायर टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ वर्क कन्वर्टेड सेम है, यहाँ पे डब्ल्यू पूछा है, तो टी एच का वैल्यू 227 डिग्री सेल्सियस मतलब 500 केल्विन, टीसी का वैल्यू 127 डिग्री सेल्सियस मतलब 400 केल्विन, ठीक है। इट एब्जॉर्ब्स हाउ मच कैलोरीज ऑफ हीट, 6 into 10 to the power 4 कैलोरीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमको डब्ल्यू निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस टी सी बाई टी एच, 1 माइनस 400 बाई 500, 1 माइनस 4 बाई 5 इज 1 बाई 5। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू एच विच इज 1 बाई 5। डब्ल्यू निकालना है, क्यू एच का वैल्यू कितना है, 6 into 10 to the power 4 दैट इज 1 बाई 5, 5 1.2 जा, ये पूरा इधर चला गया तो W इज इक्वल टू 1.2 into 10 to the power 4 कैलोरीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द इनसाइड एंड द आउटसाइड टेम्परेचर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर आर, ये रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, 273 केल्विन एंड 303 केल्विन रिस्पेक्टिवली। Assume that the refrigerator cycle is reversible, मतलब Carnot refrigerator. For every joule of work done, the heat delivered to the surrounding will be. Every joule of work done, मतलब work की वैल्यू 1 जूल है, ठीक है। Heat delivered to the surrounding, surrounding को जो heat देते हैं वो रहता QH, QH निकालना है, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला क्या है, QC अपॉन W, है ना, क्लियर। अब QC अपॉन W है ना, यहां पे अपने को QC अपॉन W है, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, QC, अब कार्नोट है, सॉरी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, QC W को QH माइनस QC, है ना, या फिर अपन इसको ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं QC, देखो W का फॉर्मूला क्या था, QH माइनस QC था, है ना, तो W क्या था, QH माइनस QC, तो QH कितना हो गया, QC कितना हो गया फिर यहां से, QH माइनस W अपॉन W, ठीक है, क्लियर हुआ। बट क्योंकि ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, TC अपॉन TH माइनस TC। अब यह कहां से आया, क्योंकि हमको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला पता है, QC अपॉन QH माइनस QC। याद रखो कार्नोट अगर है तो Q के जगह T लिख सकते, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये यहां से, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज, क्या आएगा यहां पे, TC कितना है 273 अपॉन 303 माइनस 273 विच इज 273 बाई 30, 10 जा 91 जा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट तो ये यहाँ पे तो 1, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 QH माइनस 1 अपॉन 1 इज 91 बाई 10, ठीक है, क्लियर। तो ये कितना हो गया 9.1, माइनस 1 इधर चला गया क्योंकि तो अपॉन में 1 ही है, तो QH कितना हुआ 10.1 जूल। अब नियरेस्ट यहां पे तुमको टिक करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पे एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा है, तो इसमें करेक्शन कर लो, यहां पे इसको 10 जूल कर दो, ओके, इसमें करेक्शन है, तो करेक्ट आंसर यहां पे आता है ऑप्शन सी, ठीक है, करीब करीब 10 जूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एन आइडियल रेफ्रिजरेटर हैज अ फ्रीजर एट टेम्परेचर ऑफ -13 डिग्री सेल्सियस, तो ये TC हो गया, लेकिन हमको तो केल्विन में चाहिए, तो -13 प्लस 273 विच इज 260, तो केल्विन में कितना हुआ ये 260 केल्विन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K 5 है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एयर टू विच हीट इज रिजेक्टेड, मतलब TH निकालना है। K का फॉर्मूला क्या है, TC अपॉन TH माइनस TC,
तो 5 इज इक्वल टू 260 अपॉन TH माइनस 260, है ना. 5 1 जा 5, 52 जा, ये इधर आ गया. तो TH माइनस 260 इज इक्वल टू 52. तो TH इज इक्वल टू 312 केल्विन. अब ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है तो 273 माइनस कर दो, 9 1 कैरी 28, 31, तो ये हो गया 39. तो टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में किया तो 39 डिग्री सेल्सियस. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ठीक है. So this is your answer for question number 8. Question number 9. A Carnot engine operating between temperatures T1 and T2 has efficiency 1/6. अब T2 को 62 केल्विन से कम किया तो एफिशिएंसी होगी 1/3. तो T1 T2 की वैल्यूज बताओ. ठीक है. अब एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस, है ना, T1 और T2. तो T1 इज ऑलवेज हाइयर, T2 इज लोअर, तो T2/T1 लिखेंगे यहाँ पे. और ये एफिशिएंसी कितनी है 1/6, ये इधर, ये इधर. तो T2 अपॉन T1 इज 1 माइनस 1/6. तो T2 अपॉन T1 इज 5/6, है ना. तो T2 इज इक्वल टू 5/6, या फिर इसको ऐसे ही रख देते. ठीक है. अब T2 को कम कर दिया 62 से तो एफिशिएंसी 1/3 हो गई, है ना. नया एफिशिएंसी 1 माइनस T2 को लोअर किया तो T2 माइनस 62, कम किया ना तो T2 माइनस 62 अपॉन T1. इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/3. ये इधर, ये इधर. तो 1 माइनस 1/3 इज T2 माइनस 62 अपॉन T1. सेपरेट कर दो डिनोमिनेटर यहाँ पे. 1 माइनस 1/3 इज 2/3. T2/T1 माइनस 62/T1. T2/T1 की वैल्यू 5/6 है, सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे. तो 2/3 इज इक्वल टू 5/6 माइनस 62/T1, ये इधर. तो 62/T1 इज 5/6 माइनस 2/3. इसको सॉल्व किया तो 1/6 आएगा. इसको सॉल्व किया तो 1/6 आएगा, है ना. तो ये 6 किया तो ये डबल डबल किया तो, है ना. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो T1 कितना हो गया 6 इंटू 62. तो 12 1 कैरी 37. तो T1 का वैल्यू 372 केल्विन. T2 अपॉन T1, है ना. T2 अपॉन T1 ये 5/6 है, मतलब T2 अपॉन 372 ये 5/6 है. 62 जाएगा, उधर चला गया तो इट इज 62 इंटू 5, 10 1 कैरी 310 केल्विन. तो आंसर आना चाहिए 372 और 310. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ठीक है. क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया? 1 माइनस T2/T1 वाला कंसेप्ट लगाया. लास्ट क्वेश्चन आज का. अ कार्नोट इंजन whose sink is 300 Kelvin has an efficiency of 40%, है ना. TC का वैल्यू कितना है 300 Kelvin, एफिशिएंसी 0.4, 40% यानी 0.4. फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का 1 माइनस TC/TH. ठीक है. तो 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस 300/TH. ये इधर आ गया. तो 300/TH is equal to 1 minus 0.4 which is 0.6. तो TH का वैल्यू कितना आ गया 300 अपॉन 0.6, मतलब कितना 500 केल्विन. ठीक है. अब क्या बोला है, बाय हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज्ड, यानी इसका टेम्परेचर कितने से बढ़ाना कि एफिशिएंसी, इट्स एफिशिएंसी इंक्रीजेस बाय 50% ऑफ ओरिजिनल एफिशिएंसी. ओरिजिनल कितनी थी 0.4. तो नया एफिशिएंसी कितना हो जाना चाहिए 0.4 प्लस 50% ऑफ 0.4, यानी ओरिजिनल एफिशिएंसी 0.4 थी, उसका 50% और बढ़ा देना है. अब 0.4 का 50% यानी हाफ, 0.4 का हाफ यानी 0.2. सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो गया 0.6. ठीक है.
अब बोले कितने से टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ईटा डैश कितना आएगा 1 माइनस टीसी अपॉन टीएच प्लस एक्स से टेम्परेचर बढ़ाना है, यानी अपने को एक्स निकालना है। अगर मैंने टेम्परेचर टीएच का टीएच प्लस एक्स किया तो एफिशिएंसी ईटा डैश हो गई। ईटा डैश यानी कितनी 0.6, सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.6 इज 1 माइनस टीसी का वैल्यू 300 अपॉन 500 प्लस एक्स, ये इधर, तो 300 अपॉन 500 प्लस एक्स इज 1 माइनस 0.6, है ना। 1 माइनस 0.6 इज 0.4, ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर एक काम करते हैं, 0.4 को हम लोग 4/10 लिख सकते हैं। 4/10 यानी क्या 2/5, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 1500 इज इक्वल टू 1000 प्लस 2x, ये इधर आ गया, तो 500 इज इक्वल टू 2x, तो x का वैल्यू कितना हुआ 250 केल्विन। सो कितने से बढ़ाना है अपने को 250 केल्विन से बढ़ाना है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑप्शन सी। तो यहां पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है और हमारा चैप्टर भी थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट होता है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑसिलेशंस के टॉपिक पे। टिल देन बाय एवरीवन।